नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। रूस से भारत को क्रूड ऑयल की आपूर्ति सितंबर के शुरुआत से ही नियमित बनी हुई है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस से रियायती दर पर तेल खरीद रहा है। ग्लोबल शिपिंग डेटा और एनालिसिस प्रोवाइडर केपलर के मुताबिक रूस से भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति सितंबर के शुरुआती 9 दिनों में 15.5 लाख बैरल प्रतिदिन थी, जबकि अगस्त में ये 14.9 लाख बैरल प्रतिदिन थी। सरकारी कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड सहित भारत की तेल रिफाइनिंग कंपनियों ने रशिया से कच्चे तेल की खरीद जारी रखी है। इन कंपनियों का तर्क है कि रूस के तेल पर कोई प्रत्यक्ष प्रतिबंध नहीं है। भारत की रिफाइनरियों ने रूस के साथ तेल खरीद के जो सौदे जुलाई में किए थे, उनकी आवक सितंबर की शुरुआत में हुई है। इन हालिया प्रतिबंधों का असर इस महीने के अंत या अक्टूबर से ज्यादा स्पष्ट नजर आ सकता है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत ने गति पकड़ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान और व्यापार वार्ता जल्द से जल्द पूरी होने की उम्मीद जताई है। ट्रंप ने घोषणा की है कि दोनों देशों में व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी हफ्तों में वो मोदी से मिलने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी तरह की भावना व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों देशों की टीमें व्यापार वार्ता जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच बातचीत जारी है। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूँ। ट्रंप ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए किसी सफल निष्कर्ष तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मोदी ने एक्स पर कहा, भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ता भारत अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। मोदी ने कहा, हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। मैं भी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए उत्सुक हूं। हम दोनों देशों के लोगों के लिए उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ट्रंप और मोदी के ये पोस्ट बायलैटरल रिलेशंस को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप न दे पाने और रूस से तेल खरीद के लिए लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ के कारण दोनों देशों के संबंध प्रभावित हुए हैं। फरवरी में मोदी और ट्रंप ने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के पहले चरण को इस साल के आखिर तक पूरा करने की इच्छा जताई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के 58वें दीक्षांत समारोह में कहा कि भारत विकसित दुनिया का हिस्सा बनने के लिए तैयार है और दोस्ताना देशों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करना चाहता है। गोयल ने कहा कि भारत ऐसे देशों के साथ साझेदारी करना चाहता है जहां साझा हित हों और दीर्घकालिक, सतत और पारस्परिक लाभकारी संबंध स्थापित किए जा सकें। गोयल ने कहा कि हम तैयार हैं और विकसित दुनिया का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक भी हैं। भारत दोस्ताना देशों के साथ काम करना चाहता है और उन राष्ट्रों में सक्रिय रूप से संलग्न होना चाहता है जहां हमारे हित सुरक्षित हैं। We are raring to go. India wants to be a part of the developed world, wants to work with friendly countries, wants to engage actively with nations with whom we share and have aligned interests, and where we can truly create partnerships that are enduring, sustainable, and a win-win. Because I'm sure friends of the business world realize no business deal, no partnership, no friendship can be one-sided. It has to be a win-win for both. In India, friends, we have a saying that you can only clap with two hands. And that's the kind of relationships we are creating
with the rest of the free world, with the democratic world, with the developed countries, and with our friends. लगातार 9 महीने तक घटने के बाद खुदरा महंगाई अगस्त के आंकड़ों में फिर बढ़ सकती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में उछाल के कारण अगस्त के आंकड़ों में खुदरा महंगाई बढ़कर 2.08% पहुंच जाएगी। जुलाई में ये घटकर करीब 8 साल के निचले स्तर 1.55% पर आ गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में खाद्य वस्तुओं की कीमतें मासिक आधार पर 0.6% बढ़ सकती हैं। हालांकि एक साल पहले की तुलना में कीमतें कम ही रहेंगी, लेकिन मासिक आधार पर वृद्धि से महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। साथ ही यह आरबीआई की 2% की निचली सीमा के पार भी निकल जाएगी। अनाज की महंगाई घटकर 2.8% रहने का अनुमान है। चावल और गेहूं के पर्याप्त भंडार के कारण इनकी कीमतों में सुस्ती दिखाई दे रही है, जो पिछले साल से विपरीत है, क्योंकि सरकार को पिछले साल इसी समय मूल्य नियंत्रण के उपाय करने पड़े थे। अरहर दाल की कीमतों में लगातार 13 महीने से गिरावट हो रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि E20 फ्यूल, जिसमें 80% पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाता है, इसकी सोशल मीडिया पर आलोचना पेट्रोल लॉबी द्वारा किया जा रहा प्रायोजित दुष्प्रचार है। ये लॉबी अमीर और मजबूत है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित वार्षिक ऑटो रिटेल कॉन्क्लेव में गडकरी ने कहा कि हर जगह लॉबी होती है, हित होते हैं। ये कुछ लोगों द्वारा प्रायोजित है। पेट्रोल लॉबी बहुत अमीर और मजबूत है। गडकरी ने कहा, हमारा स्टार्टअप अब बैटरी केमिस्ट्री, सोडियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, जिंक आयन बैटरी और एल्यूमिनियम आयरन बैटरी पर काम कर रहे हैं। International market for export is also good. So this is the opportunity for automobile manufacturers that they can make more export. Yes. Our two-wheeler manufacturers, the 50% of their production already they have export. And today in construction equipment, the JCB and even in electric trucks now, it is started that they have a huge market for export. Now the electric trucks, it is also in the process. Lot of people are now already started this manufacturing of electric trucks. I feel that just 10 days before, I got opportunity to launch 25 electric trucks in Western Coalfield. Yeah. There are everywhere there are lobbies, there are interest, Yeah. and you are also one lobbies are here. We are expecting support from you. So, and some propaganda is in the social media. Yeah. It is to be sponsored by some people also. The petroleum lobby is very rich and strong. I am only giving the example. Yes. When Euro 6 emission, Euro 4 emission norm was there, Yeah. we have a long meeting with the manufacturer. And I always try to convince them to go for Euro 6 emission norm. So there was a no, it is difficult, it's not possible. But ultimately we take the decision. And today, with the cooperation of automobile industry, it is a success story, not for India, for the world. So there is no problem. We are very friendly for industry and for all people who are stakeholders. We are ready to help them, and I feel there will be no problem about anything. And we are anywhere, if the problems are there, our doors are open. Come to us, we will resolve your problem. तेजस जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान बनाने वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब इसरो के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी रॉकेट भी बनाएगी। बेंगलुरु में इसके लिए तकनीक हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौता HAL इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और इसरो के बीच हुआ। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की यह प्रक्रिया 2 साल में पूरी होगी और पहला SLV रॉकेट 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। पहले 2 साल इसरो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को प्रशिक्षण और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देगा। इसके बाद 10 साल का प्रोडक्शन फेज शुरू होगा। GST दरों में कटौती के बाद वाहन कंपनियां लगातार दाम घटा रही हैं। फॉक्सवैगन और स्कोडा समेत 4 कंपनियों ने कीमतों में 15,000 से लेकर 3,30,000 रुपए तक कटौती की है। फॉक्सवैगन ने कीमत 3,27,000 रुपए तक घटाई है। स्कोडा ऑटो इंडिया पूरे उत्पाद पर दाम 3,30,000 तक घटाएगी।
हीरो मोटोकॉर्प विभिन्न मॉडलों के दाम 15,743 रुपए तक घटाएगी। इससे बाइक और स्कूटर सस्ते हो जाएंगे। रॉयल एनफील्ड भी 350 सीसी रेंज के दाम 22,000 रुपए तक घटाने जा रही है। 350 सीसी से ज्यादा रेंज की बाइक के लिए नई जीएसटी दरों के अनुसार कीमतें बदल जाएंगी। ये सब नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। जीएसटी दरों में किए गए बदलाव से सीमेंट की 50 किलो की बोरी के दाम 30 से 35 रुपए तक घट सकते हैं। इससे मकानों और अन्य आवासीय परियोजनाओं के निर्माण लागत में भी कमी आएगी। जीएसटी काउंसिल के फैसले के अनुरूप 22 सितंबर से सीमेंट पर टैक्स की दर 28 से घटकर 18% रह जाएगी। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने एक रिपोर्ट में कहा कि जीएसटी दरों में कटौती का फैसला सीमेंट क्षेत्र के लिए सकारात्मक साबित होगा। इससे सीमेंट कंपनियों में कंपटीशन होगा, जिससे वे कर दरों में कटौती का लाभ कंज्यूमर्स तक पहुंचाएंगी। इससे न सिर्फ सीमेंट की कीमतों में नरमी आएगी, बल्कि बुनियादी ढांचा और आवासीय परियोजनाओं की लागत भी घटेगी। हालांकि कंपनियों की प्रति बोरी वास्तविक आय एक दायरे में ही रहने की संभावना है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से जून की तिमाही में सीमेंट उद्योग ने 6 से 7% की वृद्धि दर्ज की थी। जुलाई में ये वृद्धि 12% रही, जो एक अच्छी शुरुआत है। भारत की बायो इकोनॉमी पिछले एक दशक में 10 अरब डॉलर से बढ़कर 165.75 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। ये देश की जीडीपी में 4% से ज्यादा का योगदान करती है। 2030 तक इस क्षेत्र में 300 अरब डॉलर और 2050 तक 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि ये न केवल राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक है, बल्कि वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए भी एक मॉडल प्रस्तुत करता है। ये विकास न केवल आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में भी भारत को मजबूती देगा। पिछले 10 वर्षों में भारत की जैव अर्थव्यवस्था 10 अरब डॉलर से बढ़कर 165.7 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। अब यह हमारे जीडीपी में 4% से अधिक का योगदान करती है और हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक इसे 300 अरब डॉलर तक ले जाया जाए। एक बड़ी सफलता एथेनॉल मिश्रण में मिली है। वर्ष 2025 में भारत ने पेट्रोल में 20% मिश्रण का लक्ष्य 5 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इससे किसानों को तो लाभ हुआ ही है, साथ ही विदेशी मुद्रा में हजारों करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। भारत वैक्सीन निर्माण में भी वैश्विक अग्रणी है। सीरम इंस्टीट्यूट अब दुनिया के लगभग 1/4 टीकों की आपूर्ति करता है। भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई के साथ मिलकर भारतीय कंपनियां WHO द्वारा खरीदे जाने वाले 40% टीकों की आपूर्ति करती हैं। हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2025 में बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 13,000 हो गई है, जो सैकड़ों नए उत्पाद बना रहे हैं और वैश्विक निवेश आकर्षित कर रहे हैं। 2050 तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है, जिससे हम सतत विकास, हरित नौकरियों और नवाचार के वैश्विक शक्ति केंद्र बनेंगे। भारत की जैव अर्थव्यवस्था राष्ट्र की प्रगति और विश्व के लिए समाधान। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ईडी ने उनके ग्रुप की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के खिलाफ एसबीआई से जुड़े 2,929 करोड़ रुपए के कथित ऋण धोखाधड़ी के मामले में नया केस दर्ज किया है। सीबीआई ने पिछले दिनों मुंबई में आरकॉम के दफ्तरों और अनिल अंबानी के घर पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई एसबीआई की शिकायत पर की गई थी। शिकायत में कहा गया था कि रिलायंस कम्युनिकेशन और उसके अधिकारियों ने बैंकों से लिए गए लोन का गलत इस्तेमाल किया। सीबीआई की एफआईआर में अनिल अंबानी, रिलायंस कम्युनिकेशन और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। एसबीआई की शिकायत के अनुसार 2018 तक आरकॉम पर कई बैंकों का कुल बकाया 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा था। इसमें से एसबीआई का हिस्सा 2,929 करोड़ रुपए था। बैंक का आरोप है कि कंपनी ने ये लोन चुकाने की बजाय गलत तरीके से दूसरी जगहों पर इस्तेमाल किया, जिससे भारी नुकसान हुआ। ये थे कॉर्पोरेट दुनिया के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio.
presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's